जैसे ये आपको राइट साइड पर contoso.com के नाम से एक डोमेन नजर आ रही है, इसके अंदर ये तमाम कंटेनर्स हैं, ये जो आपको फोल्डर नजर आ रहे हैं ये तमाम कंटेनर्स हैं। अब हम देखते हैं व्हाट आर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज डोमेन्स। अब एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज यानी कि जो उसके पास सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए वो सर्विसेज, ताकि इन सर्विसेज का यूजर्स को फायदा हो, इन सर्विसेज का कंप्यूटर्स को फायदा हो, इन सर्विसेज का ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रिक्वायर वन और मोर डोमेन कंट्रोलर, यानी कि हमें उन सर्विसेज से फायदा लेने के लिए एक ना एक डोमेन कंट्रोलर बनाना जरूरी है। ये रिक्वायरमेंट है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की। अब एक डोमेन कंट्रोलर होल्ड अ कॉपी ऑफ द डोमेन डेटाबेस, ये पहले बता चुका हूं, विच इज कंटिन्यूअली सिंक्रोनाइज्ड, यानी कि इसके पास एक एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस होती है जो कि ntds.dit की फाइल होती है, उसके अंदर स्टोर होती है। और दूसरी जो चीज मैंने आपको बताई थी कि इसके पास sysvol का फोल्डर होता है। तो डोमेन कंट्रोलर के पास ये दो चीजें होती हैं। द डोमेन इज द कॉन्टेक्स्ट विद इन विच यूजर अकाउंट्स, कंप्यूटर अकाउंट्स एंड ग्रुप्स आर क्रिएटेड। ठीक है, तो डोमेन बेसिकली एक लॉजिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंटेनर होता है जिसके अंदर हम यूजर्स को बनाते हैं, कंप्यूटर्स को ज्वाइन करवाते हैं, ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। द डोमेन इज अ रेप्लिकेशन बाउंड्री। इसका मतलब क्या है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के अंदर डेटाबेस को स्टोर करती है। तो एक डीसी के पास जो डेटाबेस होगी वो अपने सीडीसी के साथ शेयर कर रहा होगा, वो अपने जीसीडीसी के साथ शेयर कर रहा होगा, देन वो एक ट्री बनाएंगे। तो ट्री के अंदर एक और बात भी नोट कर लें, ट्री ग्रुप ऑफ डोमेन्स होती हैं जो कि एक तो आपका डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम शेयर कर रही होती हैं, कॉमन डीएनएस, प्लस वो कॉमन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज भी शेयर कर रही होती हैं। यानी कि आपने एक सर्वर को डीसी बनाया है, सीडीसी, जीसीडीसी, उन सर्वर्स के पास भी ये तमाम सर्विसेज मौजूद होंगी जो मेन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जहां पर आपने पहला रोल ऐड किया था। तो ये बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज की तमाम सर्विसेज भी शेयर कर रहे होते हैं। तो रेप्लिकेशन बाउंड्री का मतलब ये है कि आप अगर एक डीसी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो है वो सीडीसी के ऊपर, जीसीडीसी के ऊपर रेप्लिकेट हो जाता है, सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है। इसके बाद द डोमेन इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर फॉर कॉन्फ़िगरिंग एंड मैनेजिंग ऑब्जेक्ट्स। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपका जो डोमेन कंट्रोलर है वो एक डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है। तो उसके पास ये राइट्स होते हैं कि वो अपने ऑब्जेक्ट्स को कॉन्फ़िगर कर सकता है। फिर एनी डोमेन कंट्रोलर कैन ऑथेंटिकेट, यानी कि जो यूजर्स आप क्रिएट कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर रहे हैं, ये उनको ऑथेंटिकेट कर सकता है, ये उनको ऑथराइज कर सकता है। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में फ़र्क होता है। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप अपने कंप्यूटर के ऊपर अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करते हैं, वो यूज़र नेम पासवर्ड बैकएंड पर डेटाबेस के साथ उसको मैच किया जाता है। अगर वो आपने सही यूज़र नेम पासवर्ड एंटर किया हो तो ऑथेंटिकेशन हो जाती है। इस केस में आपको एक टीजीटी भी मिलता है। टीजीटी कहते हैं टिकट को बेसिकली। अभी दोबारा ये चीज़ आएगी, दोबारा बताऊंगा। तो जब ऑथेंटिकेशन हो जाती है तो एक टीजीटी मिल जाता है, उस टीजीटी की बेस पर आप दोबारा ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि आपको इस सिस्टम के ऊपर क्या राइट्स हैं, क्या आप इस सिस्टम के ऊपर काम कर सकते हैं, क्या आप इस सिस्टम के ऊपर पेंट का जो एप्लीकेशन है वो यूज़ कर सकते हैं, क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्या कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं, क्या माई कंप्यूटर के अंदर जाके सी ड्राइव को आप ओपन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट राइट्स हैं
ये ऑथराइजेशन के अंदर आते हैं। तो बेसिकली दो चीजें होती हैं, नंबर वन ऑथेंटिकेशन, नंबर सेकंड इज ऑथराइजेशन। इसको भी हम देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, व्हाट आर ओयूज। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स आर द कंटेनर्स दैट कैन बी यूज्ड टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स विद इन अ डोमेन। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये एक कंटेनर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क को डिफाइन कर रहे होते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छे तरीके से हायरार्किकली मैनेज कर सकें। होता बेसिक क्या है, हम जैसे ये आपको राइट साइड पर contoso.com के नाम से एक डोमेन नजर आ रही है, इसके अंदर ये तमाम कंटेनर्स हैं, ये जो आपको फोल्डर नजर आ रहे हैं ये तमाम कंटेनर्स हैं। अब ये बेसिकली वो कंटेनर्स हैं जो बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन बनते हैं जब आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल ऐड करते हैं और अपने सर्वर को एज ए डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करते हैं, डीसी बनाते हैं। बिकॉज एडीडीएस की रिक्वायरमेंट है कि आप डीसी बनाएं, तो डीसी बनाएंगे। अब डीसी का मतलब सिर्फ डोमेन कंट्रोलर नहीं है, आप डीसी को एडीसी बना सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कि आप एडीडीएस के अंदर जब सर्वर को एज ए प्रमोट कर रहे हैं तो किस तरह प्रमोट करते हैं। आइदर आप आरओडीसी प्रमोट करते हैं, आइदर आप जीसीडीसी प्रमोट करते हैं, आइदर आप उसको एडीसी प्रमोट करते हैं, या आइदर इसको आप इसको मेन डीसी प्रमोट करते हैं। तो इट डिपेंड्स। तो जब भी आप प्रमोट करेंगे, यहाँ पर contoso.com यानी कि ये मेन डीसी प्रमोट किया गया है, उसके अंदर ये बिल्ट इन तमाम कंटेनर्स बन गए हैं। एडमिन्स का कंटेनर है, बिल्ट इन का कंटेनर है, कंप्यूटर्स का कंटेनर है, इसके अलावा फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स का कंटेनर है, यूजर्स का कंटेनर है। तो ये डिफरेंट कंटेनर्स हैं। अब ओयूज क्यों बनाए जाते हैं, ओयूज क्या पहचान क्या होती है कि एक कंटेनर ही होता है बट इसके ऊपर एक छोटी सी बुक बनी होती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ओयूज आर रिप्रेजेंटेड बाय अ फोल्डर विद अ बुक ऑन इट। एक बुक बनी होगी जिससे पता चलता है ये एक ओयू है। ओयू और कंटेनर से फर्क पता चलता है। और कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट्स बाय असाइनिंग जीपीओज। ओयूज बनाए जाते हैं ताकि हम इनके ऊपर ग्रुप पॉलिसीज जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकें। सिंपल कंटेनर्स के ऊपर ग्रुप पॉलिसीज नहीं लगती। फिर ओयूज बनाए जाते हैं ताकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स को डेलीगेट कर सकें। फॉर एग्जांपल, मैं एडमिनिस्ट्रेटर था और मेरे अंडर जो हैं वो कुछ लोग काम करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट के लोग हैं। बिकॉज मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं सारा दिन बैठकर सिस्टम्स की डोमेन ज्वाइन नहीं करवा सकता, मैं सारा दिन बैठ के यूजर्स क्रिएट नहीं कर सकता। मेरे और बहुत सारे काम हैं, मैंने बैकअप रिस्टोर करवाना है, मैंने रेट को देखना है, मैंने ग्रुप पॉलिसीज को देखना है, मैंने और बहुत सारे काम करने हैं। मेरी बहुत सारी मैनेजमेंट के साथ मीटिंग्स हैं। तो बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आप सर्वर का सारा लोड अपने ऊपर नहीं लेते, आप कुछ टास्क जो हैं वो अपने जो कोलीग्स हैं उनमें डिवाइड करते हैं। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस को डेलीगेट कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे भी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव राइट जो है वो किस तरह से डेलीगेट किया जाता है किसी भी यूजर को। फॉर एग्जांपल एसवीएल है क्लास के, तो मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव राइट जो हैं वो एसवीएल को कैसे दूंगा कि वो अपनी मशीन के ऊपर बैठे हुए, यानी कि वो उसके पास सर्वर मशीन नहीं है, उसके पास सिंपल एक विंडोज 10 मशीन है, बट उस विंडोज 10 मशीन के ऊपर बैठे हुए वो सर्वर का काम कर सके। ठीक है, तो ये बेसिकली हम पढ़ेंगे डिटेल में भी कि ये कैसे होगा। आगे चलते हैं। एडीडीएस फॉरेस्ट बेसिकली क्या होता है, एडीडीएस फॉरेस्ट इस एग्जांपल से समझते हैं। ये आपने एक डोमेन बनाई, यानी कि आपने एक डोमेन कंट्रोलर बनाया fabricam.com के नाम से। ठीक है, इस डोमेन कंट्रोलर को बनाने के बाद इस डोमेन कंट्रोलर के अंडर आप सीडीसी बनाते हैं, इसी डोमेन कंट्रोलर के अंडर आप सीडीसी बनाएंगे, इसी के अंडर आप जीसीडीसी बनाते हैं। ठीक है, ये तो आपका बन जाता है एक ट्री। ठीक है, इसी तरह अगर आपने एक ट्री और बनाना शुरू किया
edatom.com के नाम से और उसके अंडर अब ये एक चाइल्ड डोमेन बना दी। अगर आप इन तमाम यानी कि इन दोनों डीसी मेन डीसीज को आपस में ज्वाइन करवा देते हैं, इनका स्कीमा आपस में शेयर करवा देते हैं, इनका चलें जी। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे व्हाट इज एन एडीडीएस फॉर रेस्ट। तो एडीडीएस फॉर रेस्ट को दोबारा से समझते हैं। ये हमने एक मेन डीसी बनाया था यानी कि डोमेन कंट्रोलर fabricam.com, इसके अंडर सीडीसी वर्क करेगा, इसी के अंडर एक जीसीडीसी काम करता है। ठीक हो गया। इसी तरह ये देखें एक edatom.com एक और डीसी है, इसके अंदर एक चाइल्ड डोमेन काम कर रहा है। ये अब एक ट्री है अलग से, ये एक अलग से ट्री है। जब इन दोनों ट्रीज को आपस में मिलाते हैं तो ये एक फॉरेस्ट बनता है। कॉमन सेंस की बात है कि जब नंबर ऑफ ट्रीज मिलते हैं तो वो एक जंगल बनाते हैं। तो जब ये दो ट्रीज मिलेंगे तो ये भी एक फॉरेस्ट बनाएंगे। बट फॉरेस्ट के लिए कंडीशन क्या होती है कि एक फॉरेस्ट ग्रुप ऑफ डोमेन्स है बट वो सेम स्कीमा आपस में शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज एडीडीएस स्कीमा। आप लोग प्रोग्रामिंग से अच्छा खासा वाबस्ता हैं। तो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास डिफरेंट क्लासेस होती हैं। तो उन क्लासेस के अंदर आप डिफरेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स आप डिफाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस, ताकि आप जो ऑब्जेक्ट बनाएं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एट्रीब्यूट बने। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ सर्वर के अंदर, तो अब यूज़र के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो मेरा जो यूज़र है, जो मैंने एक यूज़र क्रिएट किया है अली के नाम से, वो मेरा ऑब्जेक्ट है। बट उस यूज़र के साथ जो मैं उसका नाम रख रहा हूँ, जो मैं उसका पासवर्ड रख रहा हूँ, जो मैं उसका एड्रेस लिख रहा हूँ, जो मैं उसका फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ, जो मैं उसका ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ, दीज आर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो विंडोज सर्वर एनवायरनमेंट के अंदर तकरीबन 400 प्लस एक ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट होते हैं और एक सर्वर के अंदर आप बिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि इतनी कैपेसिटी होती है एक विंडोज सर्वर 2016 के पास। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कीमा। तो ओवरव्यू लेते हैं एक डीसी का। व्हाट इज अ डोमेन कंट्रोलर, ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। अब तक आपको याद हो जाना चाहिए कि एक सर्वर जो कि होस्ट कर रहा है एडीडीएस डेटाबेस को, ntds.dit की फाइल होती है और sysvol का फोल्डर होता है। यानी कि इस दोनों चीज़ों को वो होल्ड कर रहा होता है एक डोमेन कंट्रोलर। इसके अलावा डोमेन कंट्रोलर के पास कर्बेरोस ऑथेंटिकेशन सर्विस होती है। यानी कि ये सर्विस आपके जो यूज़र्स हैं, आपके जो कंप्यूटर्स हैं, वो जब लॉगिन होंगे तो वो सर्वर उनको ऑथेंटिकेट करवाएगा। उस ऑथेंटिकेशन के लिए उसके पास KDC की सर्विसेज होती हैं, यानी कि की डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। की डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस क्या होती है कि आपको एक की मिल रही होती है। जब भी आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है तो उसके अगेंस्ट आपको एक की मिलती है। तो KDC सर्विसेज ये भी डोमेन कंट्रोलर के पास हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। कर्बेरोस ऑथेंटिकेशन सर्विसेज यूज़ होती हैं, ये विंडोज़ के अंदर भी यूज़ होती हैं और आपके सर्वर के पास भी मौजूद हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप इसकी अवेलेबिलिटी के लिए डोमेन कंट्रोलर की एटलीस्ट 2 डोमेन कंट्रोलर्स आप डोमेन के अंदर रखें। इस तरह से एक को मेन डीसी बना लें, एक को आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना लें। और अगर आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो फिर आप RODC बनाएं। यानी कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो फिर आप RODC बना सकते हैं। बट याद रखिएगा, मेन डीसी के बगैर RODC नहीं बनता, मेन डीसी के बगैर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर नहीं बनता। जिस तरह कॉमन सेंस कि अगर मुल्क का वजीर आजम ना हो तो क्या आप एडिशनल प्राइम मिनिस्टर की सीट रखेंगे? नहीं रखेंगे। कॉमन सेंस। एक SBL ही क्लास में नहीं है, एक SBL की पोस्ट ही क्लास में नहीं है, ओहदा ही वो नहीं है, तो आप एडिशनल SBL का क्या करेंगे?
तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर हमेशा काम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेन डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, या आप बिट लॉगर की सर्विसेज यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए।